H2SO4 का एटॉमिसिटी कितना होगा। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि वह कंपाउंड कितने एटम से मिलकर बना है। तो H2SO4 में हाइड्रोजन का 2 एटम है, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन का 4 एटम है। ठीक है, 4 1 5 2 7, यानी कितने इसका एटॉमिसिटी है, 7 है। H2SO4 को अम्लों का राजा बोला जाता है। ठीक है, दूसरा बात, इसको दूसरा नाम है कशिश का तेल। क्या? कशिश का तेल। औद्योगिक पैमाने पर सल्फ्यूरिक एसिड को 2 प्रोसेस से बनाया जाता है। एक का नाम है संपर्क विधि और दूसरा का नाम है लेड कॉक्स विधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो नील दर्पण नामक पुस्तक दीनबंधु मित्र ने लिखे हैं। कौन लिखे हैं? दीनबंधु मित्र ने। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यह पुस्तक 1859-60 में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में नील की खेती के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो अंग्रेजों द्वारा जबरन और नील का खेती कराया जाता था भारतीयों से, उसी का इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। 2011 की जनगणना के अनुसार शेखपुरा की जनसंख्या 6,36,342 है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। क्या है? पटना है। 2011 की जनगणना के अनुसार पटना की जनसंख्या 58,38,456 है। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें बिहार की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला शिवहर है। यहाँ पे 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1880 लोग रहते हैं, तथा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। यहाँ पे 1 किलोमीटर स्क्वायर में 488 लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। गोपालगंज में सबसे अधिक लिंगानुपात है, मतलब वहाँ पे 1000 लड़कों पर 1021 लड़कियां हैं। 1021 लड़कियां हैं। सबसे कम बिहार में लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। यहाँ पे 1000 लड़कियों पर 876, 1000 लड़कों पर 876 लड़कियां हैं। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो हम्बनटोटा बंदरगाह आपका श्रीलंका में स्थित है। कहाँ है? श्रीलंका में। यह एक समुद्री बंदरगाह है। इस बंदरगाह का नाम श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के नाम पर हम्बनटोटा रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितने भाग है। तो मूल संविधान था उसमें 22 भाग था, 22 भाग, लेकिन इस समय कितना भाग है? 25 भाग है। तो संविधान में कुल कितने भाग हैं? 25 भाग है। 465 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं। उत्पादक और खाने के क्रम को आहार श्रृंखला कहते हैं। क्या बोलते हैं? आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला। आहार श्रृंखला को ही क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला बोलते हैं हम। ठीक है, उत्पादक, उसके बाद आता है आपका शाकाहारी, उसके बाद मांसाहारी, उसके बाद सर्वाहारी वाला ही सब आता है। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, आनुवांशिक की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आनुवांशिक की सबसे छोटी इकाई जीन है। क्या है? जीन है। इस जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1909 में जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। ठीक है,
अच्छा, आनुवंशिक के बारे में सबसे पहले पता ग्रेगर जॉन मेंडल लगाए थे, इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म यानी ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 में हुआ था और मृत्यु 1884 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, टीका रोग किससे संबंधित है? तो टीका रोग एक फंगस यानी कवक से होने वाला रोग है जो मूंगफली में होता है। किस में होता है? मूंगफली में। इसमें मूंगफली में इसकी पत्तियां जो होती है वो जो दोनों ओर की जो पत्तियां होती है उस पर धब्बा बन जाता है। क्या बन जाता है? धब्बा बन जाता है, गोल गोल धब्बा बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु कौन सा है? तो 2 8 10 17 17 किसका परमाणु संख्या होता है? तो क्लोरीन का होता है। किसका होता है? क्लोरीन का होता है। ऑक्सीजन का आपका 8 होता है, नाइट्रोजन का आपका 7 होता है, कार्बन का आपका 6 होता है। ठीक है, परमाणु संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनेगा और उस नए पदार्थ से जिससे वो बना है उसको नहीं बना सकते हैं। जैसे जैसे कागज जल गया है तो जले हुए राख से हम लोग कागज नहीं बना सकते, रासायनिक परिवर्तन है। दूध खट्टा हो गया यानी दही बन गया तो दही से फिर हम दूध नहीं बना सकते हैं। कोयला जल गया है यानी जो राख है उससे हम फिर कोयला नहीं बना सकते हैं। पानी का उबलना यानी वेपर से फिर हम पानी बना सकते हैं, इसलिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था? तो सबसे पहले कुत्ता को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, उस कुत्ता का नाम था लाइका। क्या नाम था? लाइका नाम था। ठीक है, क्या नाम था? लाइका था। ये रसिया के द्वारा छोड़ा गया था। रसिया के द्वारा जो स्पुतनिक फर्स्ट छोड़ा गया था ना, उसी में इसको बैठाकर ले गया था। ठीक है, 1957 में। कब? 1957 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उसी वस्तु के पलायन वेग से क्या होता है? अधिक होता है। पृथ्वी पर पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, चंद्रमा पर 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। समझ में आ गया ना? पलायन वेग का मतलब होता है वह न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी वस्तु को फेंका जाए तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए। ठीक है, और वो पृथ्वी पर दोबारा कभी लौट के ना ही आए, उसको उस वस्तु का पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी के लिए पलायन वेग किसी वस्तु का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका मतलब अगर हम किसी वस्तु को 11.2 मीटर प्रति 11.2 किलोमीटर प्रति एक सेकेंड के मतलब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से भेज देंगे तो पृथ्वी पर कभी नहीं आएगा। ठीक है, वहीं वस्तु को अगर हम चंद्रमा पर मतलब भेजना चाहेंगे तो 2.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से भेजेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो दोस्तों अगर ये हमारा तरीका अच्छा लगे ना तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।